हमारे देश में राजनीति में बुराइयां रही हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह की राजनीतिक बुराई से हम सब जूझ रहे हैं वह देश के लिए बड़ा घातक है। और दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि एक तरफ कहा जाता है कि राष्ट्रवादी ताकतें एक साथ होना चाहती हैं और राष्ट्रवादी सोच के लोग इस देश को बदलना चाहते हैं, इस देश को बनाना चाहते हैं, दुनिया का मजबूत ताकत बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पार्टी सत्ता में है वो सत्ता में बने रहने के लिए जितना गिरा जा सकता है उतना गिर रही है। ये इत्तेफाक नहीं है, इस देश की जनता का मेमोरी भी बहुत ही शॉर्ट मेमोरी है। बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि आप देखिए 2014 में एक पार्टी बहुत ही मजबूती से केंद्र में सत्ता में आती है, ठीक 2 साल बाद जब उसी पार्टी के एक मुखिया को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था और उसको अदालत सजा देती है, तो इसको शॉर्ट मेमोरी कहेंगे हम, क्योंकि 12 में ये फैसला आया था। मैं बंगारू लक्ष्मण की बात कर रहा हूँ, जो कैमरे के सामने रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे और अदालत में उनका अपराध साबित हुआ था। उस पार्टी को इस देश की जनता ने सिर माथे पर चढ़ा लिया और हम 8 साल से उस पार्टी को ढो रहे हैं। जो पार्टी कहती थी कि पार्टी विद द डिफरेंस, लेकिन वो डिफरेंस अब समझ में आ रहा है कि ये किस तरह की राजनीति चल रही है इस वक्त देश में। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार हो या हिंदुत्व के नाम पर जो नफरती बीज बोए जा रहे हैं समाज में, जो जिस बात की चर्चा बुसरा कर रही थी कि हम अमन चैन के साथ इस देश में पर्व त्योहार मनाते रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा कि हम हिंदू मुसलमान में इतने उलझे हुए हैं। मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और मुझे समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें गलत क्या है। मैं उनको बताता हूं कि आप देखिए कि आज अगर 2 या 4 आदमी कहीं भी जुटते हैं, कहीं भी जमा होते हैं, तो हम जरूर ये चर्चा करते हैं कि ये देश में हिंदू मुस्लिम पर चर्चा बहुत हो रही है। हम जैसे ही मिलते हैं हम इस बात पर चर्चा करने लग जाते हैं, कोई सही बताए कोई गलत बताए, लेकिन हमारे दिमाग में ये बातें आती ही क्यों हैं? क्योंकि हम एक ऐसा समाज बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने समाज में एक लकीर खींच दी है, एक विभाजन की रेखा साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब मैं जरा भ्रष्टाचार की बात कर लेता हूं कि इस पार्टी ने जो बंगारू लक्ष्मण से शुरुआत मानी जा सकती है, हालांकि उसके पहले भी भ्रष्टाचार रहा होगा, लेकिन मैं वहीं से अगर शुरुआत मानूं तो ये अब काफी इसका शीर्ष आ गया है। 40% के लिए कोई जिस पर इल्जाम लगता है, तो आप समझिए कितनी तरक्की हुई है भ्रष्टाचार के मामले में। एक लंबा सिलसिला है और बंगारू लक्ष्मण को छोड़ दीजिए, उसके बाद मैं कर्नाटक की ही बात करूं तो BS येदियुरप्पा का क्या मामला था, माइनिंग, जमीन घोटाला, कितने घोटाले में फंसे हुए व्यक्ति आप बार बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। रेड्डी ब्रदर्स, कर्नाटक की ही बात कर लें तो रेड्डी ब्रदर्स, वो माइनिंग का घोटाला 16,500 करोड़ का घोटाला, और उसको इतना बड़ा नेता, उसको सुषमा स्वराज जैसा व्यक्ति के लिए जब वो सीट खाली करता है तो उसको पता नहीं क्या बनाया जाता है और किस तरह से जो एजेंसियां हैं उसको अपराध मुक्त घोषित कर देती हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, कांग्रेस में रहा हुआ व्यक्ति, क्या उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे थे? लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में है तो चलेगा। शिवराज सिंह चौहान 2017 में किस तरह से उनको क्लीन चिट दिया गया, व्यापम घोटाला, कितनी हत्याएं हुई, क्या हम भूल सकते हैं? क्या मध्य प्रदेश भूल सकता है? या पूरे देश में जिस तरह के हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, वहां पे उनके परिवार के लोगों के साथ किस तरह के घटनाएं हुई, हम भूल नहीं सकते। पश्चिम बंगाल में मुकुल राय जब तक तृणमूल कांग्रेस में थे तब तक वो भ्रष्ट थे, लेकिन जैसे ही चुनाव आया और वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो भ्रष्ट नहीं रहते हैं, गंगा में उनका सारा अपराध धुल जाता है। उत्तराखंड की बात कर लीजिए, रमेश पोखरियाल, क्या उनके ऊपर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा था भ्रष्टाचार का? और क्या उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ा था आज जिस तरह से इस्तीफा हुआ है? तो भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है, और एक ऐसी राजनीति, एक ऐसी घिनौनी राजनीति में फंसती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जिस तरह के एजेंडे पर चल रहा है इस वक्त देश, और इस देश की जनता को हम और आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप भले और बुरे का फर्क कीजिए। और मुझे लगता है कि अधिकतर जनता अभी समझ भी रही है, लेकिन उनको विकल्प नहीं मिल पा रहा है, ये बात भी सही है। जिन लोगों को इस सत्ता को
इस गंदगी को उखाड़ के फेंकना है। उन लोगों को सामने आना पड़ेगा, उन लोगों को भरोसा दिलाना पड़ेगा लोगों को कि वो इस देश को एक अच्छे रास्ते पर ले जाने की ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, दृष्टिकोण रखते हैं, और वो इसके लिए उनके पास इस तरह का रोड मैप है। जो मैं बार-बार कहता हूँ, बिना रोड मैप के इस देश की जनता अब किसी को सिर्फ सत्ता की बदला-बदली के लिए नहीं चुनने जा रही है,